नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। राजधानी दिल्ली के अति सुरक्षित इलाके में हुए बम धमाके ने एक बार फिर से दिल्ली की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। दिल्ली पुलिस अब इस मामले में शामिल कथित आरोपियों के स्केच बनवाने की तैयारी में है। देर रात तक दिल्ली पुलिस की टीमें विभिन्न जगहों पर तलाशी और छापेमारी का काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने इस बम धमाके के बारे में आधिकारिक तौर पर केवल इतना कहा है कि ये एक कम क्षमता वाला बम था और इसका मकसद लोगों में दहशत फैलाने के लिए किया गया था। लेकिन इस बम धमाके ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। बड़ा मुद्दा में आज हम इसे लेकर करेंगे चर्चा। तो कल दिल्ली में हुए बम धमाके ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। इजरायली दूतावास की इमारत से केवल 150-200 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ। 8 साल के बाद एक बार फिर से इजरायली एम्बेसी पर ब्लास्ट हुआ है, वो भी तब जब भारत और इजराइल के कूटनीतिक रिश्तों को 29 साल पूरे हो रहे थे। लेकिन कौन है वो जो दिल्ली को दहलाना चाह रहे थे? कौन है वो जिसकी ये साजिश थी? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सब जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बड़ा मुद्दा में कुछ पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, फिर हम करेंगे चर्चा। जिस वक्त इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ, उस वक्त वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर विजय चौक पर गणतंत्र दिवस समारोह के समापन की बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक जिस जिंदल हाउस के सामने धमाका हुआ, वहां सीसीटीवी नहीं है। बाकी उसके आसपास के सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि घटनास्थल की पूरी रेकी की गई थी? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि आईईडी भले ही लो इंटेंसिटी का था, लेकिन मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। हालांकि ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। घटनास्थल से एक पिंक दुपट्टा भी मिला है, जो कि आधा जला हुआ है। सूत्र ये भी बताते हैं कि घटनास्थल से एक चिट्ठी भी मिली है, और वो चिट्ठी इजरायली राजदूत के नाम है, जिसमें लिखा है कि दिल्ली में हुआ यह धमाका बस एक ट्रेलर है और उसमें कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की बात कही गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन था कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी ईरानी सेना का जनरल था। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान की एलिट फोर्स का जनरल था। ईरान और इराक के बीच 1980 की लड़ाई में भी सुलेमानी की अहम भूमिका थी। अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। ध्यान देने की बात यह भी है कि बीते एक दशक के दौरान यह दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास बम धमाके की दूसरी घटना है। इससे पहले फरवरी 2012 में इजरायली दूतावास के बाहर एक कार बम धमाका हुआ था, जिसमें एक राजनयिक समेत दूतावास के 2 कर्मचारी घायल हुए थे। इजरायली दूतावास के पास पहले भी हुआ था धमाका। 13 फरवरी 2012 को भी हुआ था धमाका। दिन के करीब 3:30 बजे इस धमाके को अंजाम दिया गया था। एक राजनयिक समेत 2 कर्मचारी इसमें घायल हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना के कुछ ही देर बाद अपने इजरायली समकक्ष गाबी अश्केनाजी को फोन पर आश्वासन दिया कि भारत इस वारदात को बहुत गंभीरता से ले रहा है। इजरायली दूतावास और उनके राजनयिकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बीते 2 दशकों में कई बार आतंकियों के निशाने पर रह चुकी राजधानी दिल्ली की हिफाजत को लेकर फिक्र लाजमी है। बहरहाल दिल्ली के ताजा बम धमाके ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के मसले पर सवाल गहरा दिए हैं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट।
तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, अब बात करते हैं कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है, क्या कनेक्शन इस बम ब्लास्ट का हो सकता है। 3 मेहमान इस खास चर्चा में मेरे साथ रहेंगे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश राय हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साई अनामिका झा, कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो अब से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगी। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी और समझना चाहेंगे हम, क्योंकि भारत और इजराइल के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उनकी शुरुआत फरवरी 1992 में हुई थी। 29 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमने देखा इस तरीके की हरकत इजराइल दूतावास पर हुई है। और भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हैं हम सब जानते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरफ ये साजिश इशारा करती है? विनोद दत्ता जी। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि जिस तरह के प्रगाढ़ संबंध भारत और इजराइल के हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हों, चाहे डिफेंस टाइज हों या डेवलपमेंटल प्लान्स हों उसके तहत, तो कई हमारे इस तरह की पड़ोसी देश हैं या ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि ये रिश्ते बदस्तूर मजबूत होते रहें। और जिस तरह का जियो स्ट्रेटेजिक समीकरण भारत के आसपास बनता जा रहा है और जिस तरह की दहशत पाकिस्तान में है, जिस तरह की चिंता चीन में है, वो सब इसका संकेत देती है कि दहशतगर्द जो हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये नहीं चाहते या वो कोई इस तरह का भ्रम पैदा कर देना चाहते हैं जिससे ये दोनों देशों के रिश्तों में कोई खटास या कोई इस तरह की धार आए। लेकिन इतने मजबूत स्तर पे हैं और इतनी उनकी जो वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ हैं कि दुश्मन चाहकर भी इस तरह का दुस्साहस करके भी बच नहीं पाएगा, बल्कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा अपना सरदर्द ले लिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि मुसाद एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में उसकी गिनती होती है। उनकी टीम ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुकी है और इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। भारत ने पूरा विनोद दत्ता जी, हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस अपना काम करेगी, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा बहुत ही लो इंटेंसिटी का ये बम था, जिस तरीके से जानकारी सब तक पहुंची है, धमाका छोटा था लेकिन इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कुछ शरारती तत्व भी इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, या जो हम सोच रहे हैं इस वक्त की बाहरी ताकतों का हाथ इसके पीछे हो सकता है, वही आप कहना चाहेंगे इस पर, या आपको लगता है शरारती तत्व भी ऐसी हरकत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। देखिए, हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ है और जो लाल किले पे इस तरह की जो वारदातें हुई हैं वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता या इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ शरारती तत्व, क्योंकि उन जो किसान आंदोलन था उसमें इस तरह के एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी दिखाई दिए थे, तो वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को या लोगों से अपना ध्यान बटाने के लिए इस तरह का कोई षड्यंत्र भी कर सकता है। क्योंकि ये अभी विवेचना का विषय है और इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही समय बाद हमारी जो एजेंसीज हैं वो बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देंगी। तो इस बात से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई शरारती तत्व या कुछ इस तरह से मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, मेरे और भी सवाल आपसे रहेंगे। ब्रिजेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? सरकार किस तरीके से देख रही है इस तमाम चीजों को जो भी हुआ कल? देखिए, कल जैसे ही ब्लास्ट हुआ पूजा जी, तुरंत हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं वो इजराइल के विदेश मंत्री जो हैं उनके समकक्ष जो हैं उनसे उन्होंने तुरंत बात किया। बिल्कुल। और उनको आश्वासन दिया कि देखिए, आपके राजनयिक और आपके जो दूतावास है उसकी दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, उससे आप निश्चिंत रहें जी। और तुरंत जांच एजेंसियों को काम दिया गया। 3 जांच एजेंसियां काम करने लगी और इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने कहा कि हमें भारत की जांच एजेंसियों पर भरोसा है और चूंकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमको उसमें बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा विषय है और जांच एजेंसियां दूध का दूध पानी का पानी करेंगी। लेकिन देखिए ब्रिजेश जी, इंतजार करना चाहिए। इजराइल दूतावास के पास इस तरीके की हिमाकत किसी ने की है? लगभग वहां से 150-200 मीटर का रास्ता बताया जा रहा है जब बीट्रीट सेरेमनी वहां पर हो रही थी। अच्छा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम दिग्गज लोग वहां पर मौजूद थे। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता सुरक्षा में भी कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है? नहीं,
ऐसा नहीं है, एक घटना घटी है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उसका। और मैं आपको कह रहा हूं ना कि जब जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है, और हमें लगता है कि जाहिर तौर पर वो जांच एजेंसियों का काम है। ठीक है, विनोद दत्ता जी, आपको नहीं लगता सुरक्षा में चूक हुई है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो समय था, क्योंकि 26 जनवरी की परेड हाल ही में हुई थी, बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, और इतना पॉश और वीआईपी एरिया और 26 जनवरी को इससे पहले क्या हुआ दिल्ली में, ये भी हम सब जानते हैं। 72 घंटे भी नहीं हुए थे विनोद जी। जी बिल्कुल, और पुलिस बिल्कुल चप्पे चप्पे पे तैनात थी, और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात थी। तो ये बहुत बड़ी चूक है सिक्योरिटी एजेंसीज की कि कैसे इतने वीआईपी एरिया में या इस एलीट एरिया में कोई आदमी इस तरह की कोई आईडी या इस तरह का जो क्रूड बॉम्ब है उसको लेके एंटर हो गया। क्योंकि देखिए, वहां से अगर इंडिया गेट देखें महज 1.5 किलोमीटर दूर है, और भी वहाँ कई दूतावास हैं, तो और भी कई सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं। तो बिल्कुल सुरक्षा एजेंसीज को भी इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के चाक चौबंद इंतजाम, तो खासकर इन दिनों कोई तंजीम या कोई टेररिस्ट या कोई एंटी नेशनल एलिमेंट इस तरह की वारदात कर दे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। वापस लौटती हूँ आपके पास। अनामिका झा मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अनामिका जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? देखिए, अमित शाह जी जो है भारत देश के अब तक के सर्वाधिक विफल और निकम्मे गृह मंत्री साबित हुए हैं, क्योंकि उनके क्रियाकलापों से लगता है कि वो देश के गृह मंत्री नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं। और उनका ध्यान जो है देश की सुरक्षा व्यवस्था में कम, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह 26 जनवरी के दिन जो घटना हुई, और अभी इजरायली दूतावास के पास जो बॉम्ब ब्लास्ट था, तो उनका ध्यान देश की आंतरिक सुरक्षा की ओर कम बल्कि राज्यों की चुनाव प्रक्रियाओं की तरफ ध्यान देना, अनामिका झा, प्राथमिकता को वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगी, आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाऊंगी कि अब तक दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं वो किसके कार्यकाल में हुए हैं। मुझे लगता है कि जब से यहाँ पर अभी पिछले 6 साल के अगर कार्यकाल की बात की जाए, तो अभी तक कोई ऐसा ब्लास्ट या छोटा मोटा भी, छोटा बड़े ब्लास्ट की बात नहीं है, दिल्ली में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या मैं सही कह रही हूँ विनोद दत्ता जी? हाँ बिल्कुल, देखिए, काफी दिनों से जो हमारा जो सिक्योरिटी, ब्रिजेश जी आपके पास आ रही, सिक्योरिटी जो स्पेक्ट्रम है दिल्ली में, जिस तरह की सिक्योरिटी है, इस तरह की कोई नहीं गई है। अगर आप इजरायली एम्बेसी को भी देखें तो 2012 में 13 फरवरी को वो इंसिडेंट हुआ था। तो यस, इस तरह की कोई जो वारदात है वो एक सोची समझी साजिश के तहत इसको किया गया है, क्योंकि इसमें या तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में लगी हुई है, क्योंकि जो किसान आंदोलन के दिन जो वारदातें हुई थी उसके इन्वेस्टिगेशंस भी जारी हैं, तो उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये हो सकता है। और कई ऐसी एजेंसीज भी हैं या दहशतगर्द इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की छोटी मोटी वारदात के नाम से एक बड़े षड्यंत्र की प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमें इसके बारे में बिल्कुल इसके तहे, मतलब उसके बिल्कुल बॉटम तक जाहिर सी बात है, अलर्ट रहने की जरूरत तो है ही। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अलर्ट तो रहना पड़ेगा। अगर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ तो आगे भी कोशिश यही करनी चाहिए ऐसा कुछ ना हो। देशवासियों की सुरक्षा, दिल्ली वासियों की सुरक्षा तो सरकार के हाथ में ही है ना। ब्रिजेश जी कुछ कह रहे थे। हाँ पूजा जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अनामिका जी ने अभी कहा, मैं तो एक आपसे निवेदन है कि आप डेटा दिखाइए कि कब क्या ब्लास्ट हुआ। ठीक है। और मैं ना किसी ब्लास्ट को भी जो हम पार्टी से ऊपर हट के सोचते हैं उसके बारे में, चाहे कोई भी ब्लास्ट हो। और दूसरी, अनामिका जी को समझना पड़ेगा कि जो लाल किले की घटना थी वो अलग थी, और जो इजरायली एम्बेसी पे घटना हुई है वो अलग है। दोनों को एक आईने से न देखें। पहली बात, जो इजरायली एम्बेसी में हम आपको कहेंगे कि 13 फरवरी 2012 को जो हुआ उस समय सरकार किसकी थी। हम उसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी घटना घटी, चूंकि हमारे भारत के अंदर जो इजरायली दूतावास है, वो जो घटना घटी है उसकी जांच हो, और जांच में जो दोषी हो
उसको छोड़ा नहीं जाए, ठीक है, या किस एंगल से किया गया है उसको देखा जाए। इसमें कोई राजनीति ढूंढने की बिल्कुल, जरूरत ये नहीं बहुत है। महत्वपूर्ण बात है कि जब देश की सुरक्षा की बात है, जोड़े लाल किले को तो पूरे देश ने देखा है कि क्या हुआ है, और राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं। उनको एक बार भी दिल्ली पुलिस के जो 300 जवान घायल हुए उनके पास समय नहीं है बात करने का। आपके और जो गृह मंत्री भारत के का पास तिरंगा समय है उन घायलों के हमारे गृह मंत्री जी गए हॉस्पिटल में, मिले, देखे भारत के पूरा देश दिख रहा है, पूरे देश की मीडिया का देख मतलब रही ही है, समझ पूरा में नहीं आ देश रहा है। देख रहा है। इसलिए अनामिका जी इस विषय को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं। लाल किले की घटना बहुत शर्मनाक घटना। एक मिनट रुकिए ब्रिजेश जी, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अनामिका जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये लाल किले की घटना कह रहे हैं तो अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? वो कौन लोग थे? पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पता है कि किन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, लाल किले की घटना में तो चल रहा है ना, संज्ञान ले रहे हैं ना, प्रशासन अपना काम कर रहा है ना, आज के मुद्दे पे स्टिक रहते हैं। ब्रिजेश जी, अनामिका जी, लाल किले के मुद्दे पे कल बात हुई थी, लाल किले के मुद्दे पे हम लोगों ने बात की थी कल। आज दिल्ली ब्लास्ट की बात कर लेते हैं, देश की सुरक्षा की बात कर लेते हैं। देश की सुरक्षा से भी ये सीधी तरीके से साफ तौर पर ये साबित होता है कि गृह मंत्री का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम दिल्ली में बिल्कुल ही फेल्योर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फेल्योर है, गृह मंत्री जी बिल्कुल तो फेल्योर है। कोरोना काल में आपके नेता घर में बैठे रहे, हमारे गृह मंत्री जी दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे। अरे आपने सारा अपना समय जो है ना, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, नहीं, हम तो सोचते नहीं है, लेकिन आप लोगों को सोचने की जरूरत है, आपके नेताओं को सोचने की आवश्यकता है, हमको नहीं जरूरत है। पूरा देश समझ रहा है और देख के मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार भी कर रहा है। ठीक है, मैं दोनों के पास वापस लौटती हूँ। विनोद दत्ता जी, किस तरीके से अन्नदाता जो है आज खून के आंसू रो रहा है। अनामिका जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि खबर फास्ट हर वक्त अलग अलग मुद्दों को उठाता है, किसानों के मुद्दों को हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जब डिबेट का विषय एक चुन लिया गया है उस पर बात कर लेते हैं ना। विनोद दत्ता जी, देखिए, राजनीति ऐसे मसलों पे होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है लगातार। हालांकि इन मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब देश की सुरक्षा की बात है, कम से कम तब तो पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। विनोद दत्ता जी, आती हूँ ब्रिजेश जी आपके पास, एक मिनट। हाँ जी, बिल्कुल पूजा जी, आपने सही कहा कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो हमें कोई दलगत जो पॉलिटिक्स है या राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये एक संकेत है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। तो हमें एकदम चौकन्ना होना चाहिए। देखिए, 3-4 मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे कोई किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष को हमें लाइट में या ब्राइट लाइट या पुअर लाइट में नहीं दिखाना चाहिए। पहली बात देखिए, आप डिफेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, और चीजें होती हैं उसमें हमें पार्टी से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये क्यों समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल गई, देश में कुछ हो गया तो अवसर के तौर पर क्यों देखते हैं राजनीति करने की? देखिए, वो इसलिए, देखिए, अगर आप हर चीज में पॉलिटिक्स करेंगे बजाय इसके, क्योंकि देखिए, जो प्रतिपक्ष है या जो ऑपोजिशन है उसका काम बड़ा कंस्ट्रक्टिव है, मतलब उसका बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन हम उसको लिटरल मीनिंग ले लेते हैं कि भाई हम हर चीज को अपोज करेंगे। अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है और ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा वर्टिकल है, लेकिन हमें अपने आप को देख आगे कैसे चीजें अनफोल्ड होंगी। अपोजिशन का बोलना तो आज के दौर में प्रधानमंत्री की जवाबदेही के बारे में हो या गृह मंत्री की जवाबदेही के बारे में हो, गुनाहे अजीम माना जा रहा है। इस तानाशाही सरकार, पूजा जी बोल तो रहे हैं, अनामिका जी, मौका दिया तो जाता है, कोई भी चैनल का डिबेट दे दीजिए, विपक्ष को बिठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष को कोई तवज्जो नहीं दी जाती, विपक्ष को इसीलिए तो बिठाया जाता है कि आप अपनी राय रख सकें। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। विनोद दत्ता जी से मेरा एक सवाल है, उसके बाद ब्रिजेश जी आ रही हूँ मैं आपके पास। मैंने अभी ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को बताया विनोद दत्ता जी कि पहले भी 2012 में इसी तरीके से इजराइल दूतावास के पास ऐसा ब्लास्ट हुआ था, उससे इसको रिलेट करके देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, मैंने भी कहा था कि मुल्क हैं और जिस तरह के
ये समीकरण अब देखे जा रहे हैं। आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, हालांकि इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। चीन ने अलबद्र एक ऐसी तंजीम है जो बिल्कुल डिफंक्ट हो गई थी। चीन ने कुछ पैसा देके पाकिस्तान को उसको रिवाइव किया है। तो क्योंकि इजराइल का जो वर्चस्व है या उसकी जो घनिष्ठता है भारत के साथ बढ़ रही है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो डिफेंस डील्स हैं, टेक्नोलॉजिकल अलायंसेज हैं, इकोनॉमिक पैकेजेस हैं, उसमें जो इजराइल और भारत का जो साथ है वो काफी आगे जा चुका है। तो ये जो ताकतें कि भारत आगे बढ़े, वो इस तरह की साजिश को अंजाम दे सकती हैं। और इसको अगर हम उसके बैकड्रॉप में देखते हैं जो 2012 का इंसिडेंट था, तो वो बिल्कुल ये वाजे हो जाता है कि लोग कुछ इस तरह के हरकतें या वारदात करना चाहते हैं जिससे इन दोनों देशों के बीच में कोई दरार पड़े। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, मोसाद, जैसे मैंने आपको कहा था कि दुनिया की बैनुल-अक़वामी सतह पे सबसे बढ़िया एजेंसी है, वो बिल्कुल पाताल से इसके जो सुराग हैं उनको निकाल लाएंगे। बिल्कुल। ब्रिजेश जी, सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। कल 1 फरवरी है, माफ कीजिएगा परसों 1 फरवरी है, और फिर सोमवार को जो बजट भी पेश होना है। क्या सरकार इस बार डिफेंस पर अच्छा खासा बजट पेश करने वाली है? अच्छा खासा उसके लिए रखेगी क्या? क्योंकि कल जो घटना हुई है उसके बाद अब लोग इसके बारे में भी सोच रहे होंगे। देखिए, जो सरकार का विषय है वो सरकार बताएगी, और जो बजट के जो नियम हैं, जो आप जानते हैं कि वो सीधे सदन में ही, चाहे वित्त मंत्री हो, जो भी अपना बजट रखते हैं, उसकी पूरी सिक्रेसी रहती है। नहीं, बिल्कुल, मैं वो बात नहीं कर रही कि आप हमें बजट बताएं कितना अलॉट किया जाएगा। मैं बस ये बता रही हूँ कि सरकार ने जब बजट बनाया होगा, मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार ने आप फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री जी, आप सुन लीजिए मेरी बात। जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी, आप उठा के देखिए, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बजट बना है। और जब बजट आएगा तो देखेंगे और फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। अनामिका जी, बजट ठीक है। अनामिका जी, आप कुछ कह रही थी, और विपक्ष में होने के नाते, जैसा कि अभी बता रहे थे दत्ता साहब भी, कि एक बहुत कंस्ट्रक्टिव भूमिका होती है विपक्ष की। कुछ सलाह, कुछ मशवरा आप देना चाहेंगी क्या? देखिए, मैं यही तो बार बार कह रही हूँ कि इस वक्त जो है विपक्ष का एक जमाने में काम होता था, सवाल उठाना। यही वो दौर था कि यदि इस तरह की घटना पे यही मीडिया द्वारा या विपक्ष में जब ये थे तो ये तुरंत इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर आते थे। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो। लेकिन आज के दौर में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी के बारे में या गृह मंत्री की जिम्मेदारी, आप लोगों ने भी तो मांगा है अभी अमित शाह का इस्तीफा। सिलेबस है, गृह मंत्री का इस्तीफा रणदीप सुरजेवाला ने भी तो मांगा है। जी, मैं वही कह रही हूँ कि और नैतिक तौर पे बिल्कुल इनको इस्तीफा देना चाहिए। और रही बात दिल्ली की सुरक्षा पे, नहीं, आप लोगों ने कितनी बार अनामिका जी इस्तीफा दिया? बिल्कुल। मैं तो पूजा जी को कह रहा हूं, डेटा दिखाएं कि किसके समय में कितना बम ब्लास्ट हुआ। मेरी बात आंतरिक सुरक्षा के विषय में आप अनामिका जी, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हम भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा है। शायद वो आपने कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो है वो भी अभी 1 साल से टेम्पररी ही है। शायद उन्होंने संज्ञान ही नहीं लिया, क्योंकि वो बंगाल, असम और तमिलनाडु के चुनाव आप अनामिका जी व्यस्त है, उनको दिल्ली साहब बैठे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, हम लोग को इनकी भी बात सुननी चाहिए और अपनी भी बात। देखिए पूजा जी, मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ जी, बोलिए। जैसे ये घटना घटी, देश के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब ने तुरंत इसको संज्ञान लेते हुए गंभीरता से इस विषय को मैं तो एक बात समझ नहीं पा रही हूँ ब्रिजेश जी, अनामिका जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, 1 मिनट ब्रिजेश जी, 1 मिनट, हमने शुरुआत की, हमने यही बोला कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति क्यों होती है। अनामिका जी से जब सवाल किया जा रहा है कि आप कुछ मशवरा दे सकती हैं क्या, कुछ सलाह दे सकते हैं क्या, कांग्रेस में होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में ये हुआ था, आप ये कर रहे हैं। अरे सरकार जो भी कर रही है, आप विपक्ष में बैठे हैं, देश की सुरक्षा की चिंता तो आपको भी है ना, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। 70 साल आपने देश पर राज किया, सबसे पुरानी पार्टी है आपकी, कुछ तो सलाह दीजिए। इजराइल के अगर आपको लग रहा है नहीं संभाल पा रही है सरकार, कुछ सलाह तो दीजिए इस मंच के जरिए, कुछ बताइए ना उनको। अनामिका जी, क्या किया जाए बताइए। आप पुराना डेटा उठा करके देख सकती हैं।
मैं आपको दिखाना चाहती थी, ग्राफिक्स नहीं चल पा रहे, वरना मैं आपको भी डेटा दिखाती। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि ये जब से बीजेपी की सरकार बनी है 6 साल में, हालांकि इस तरीके की कोई वारदात नहीं हुई है राजधानी में। उससे पहले के आंकड़े आप उठा करके देखिए। मैं फिर से इस बात का जिक्र कर रही हूं कि जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती है कि सुरक्षा बहाली पर सरकार भी ध्यान दे। आप विपक्ष में होने के नाते क्या सलाह दे सकते हैं वो बताइए। देखिए, विपक्ष की सलाह के मायने कहाँ रह गए हैं पूजा जी। मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ। और अभी जो पिछले 4-5 दिनों की आप बहरहाल बात करें तो जिस तरीके से जो अराजकता का माहौल जो बन रहा है, आप देखिए कि पिछले, आप यदि बात करेंगे पिछले 70 सालों में, तो देश में कभी ऐसा माहौल नहीं रहा। तो विपक्ष स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? विपक्ष इतना मजबूत क्यों नहीं है? सरकार पर दबाव बना पाने में विपक्ष इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, मुझे बताइए। पूजा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। रामलीला मैदान के अंदर इनकी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना बड़ा आंदोलन हुआ वो शायद भूल गई हैं। और बाकी डेटा की बात छोड़ दीजिए, इजराइल के राजदूत को भारत की एजेंसियों पर विश्वास है। ये भारत में रहने वाली जो पार्टी है, नेता है, इनको भारत की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है। हमने पहली बार कहा कि एजेंसियों को काम मिला है, जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी वो करेंगे। इनको अभी इनके समय में कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए इनको याद ही नहीं है, या इनके नेता भूल गए इनके समय में कितने बम ब्लास्ट हुए। हम तो उसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा में पूरा देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा हो और देश के साथ खड़ा हो। हमारा तो यही निवेदन है। गलती नहीं स्वीकारेंगे कि यदि ये देश की सुरक्षा में किस तरीके से चूक हुई, एक तरफ बीटिंग ऑफ जो इजराइल एम्बेसी के सामने बम ब्लास्ट हुआ उसमें हमारी गलती है, या जो आपके समय में बम ब्लास्ट हुआ उसमें आपकी गलती है। मार सकता था ये इतनी आपके समय में 13 फरवरी 2012 में किसकी सरकार थी? पूजा जी, ये डिबेट का, अनामिका जी, ये डिबेट का विषय नहीं है। विषय यह है कि घटना घटी है, उसकी एजेंसियां जांच कर रही है। दत्ता साहब, विनोद दत्ता साहब बड़ी बात, अच्छी बात कर रहे थे कि मुसाद है, उनकी एजेंसी है। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस बड़ा मुद्दा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। तो देखिए, फिलहाल दिल्ली में कल जो कुछ भी हुआ उस पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सच जानने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन सच ये भी है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक जरूर हुई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से अब काम कर रही हैं, उन्हें लगातार, मुझे लगता है, आने वाले दिनों में और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।